संस्कार अकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, अब वर्तमान में जो सर्दी का टाइम है और सर्दी बड़ी भयंकर पड़ रही है। देखा जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह चुका है, जो कभी शिमला का हुआ करता था। तो 14 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ही ठिठुरन वाला टेम्परेचर है, तापमान है। तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आप इस कोरोना की लहर से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रही है मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत को आगे बढ़ाते हुए हम कई शासकों के बारे में आपको बता चुके हैं। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक चलता है राणा हम्बीर सिसोदिया। राणा हम्बीर सिसोदिया, इसका शासनकाल देखा जाए तो 1326 से 1364 ईस्वी है। राणा हम्बीर सिसोदिया, आपको पता है कि कल मैंने आपको पढ़ाया कि सिसोदा जो गांव था, सिसोदा गांव था, वहां पर आते हैं हरि सिंह, और हरि सिंह का पुत्र था राणा हम्बीर सिसोदिया यानी हम्बीर। और हम्बीर ने इस सिसोदा गांव से अपनी एक नई शाखा चलाई, वो सिसोदिया शाखा चलती है, और यह अपने नाम के पीछे सिसोदिया और राणा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो राणा सिसोदिया जो शाखा है उसकी शुरुआत करते हैं राणा हम्बीर सिसोदिया। बात करते हैं कि इस सिसोदिया शाखा के संस्थापक भी कौन है, राणा हम्बीर सिसोदिया है। और बात करें कि राणा की उपाधि जो मैंने अभी आपको बताई है कि सर्वप्रथम राणा की उपाधि किसने धारण की, तो वो है राणा हम्बीर सिसोदिया। राणा हम्बीर सिसोदिया बड़े ही कुशल और श्रेष्ठ शासक हुए हैं। देखा जाए तो इनके बारे में बाद में एक शासक होंगे महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा ने अपने कुछ प्रशस्ति या लेखों के अंदर राणा हम्बीर सिसोदिया का जिक्र किया है। तो किन के मध्य उन्होंने विशेषताओं का या राणा हम्बीर सिसोदिया का जिक्र किया है, तो वो है आपका कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति। इसमें महाराणा कुंभा ने राणा हम्बीर सिसोदिया का जिक्र किया है, वर्णन किया है। उसके बाद में एक है रसिक प्रिया की टीका, जगदेव की गीत गोविंद पर आधारित है रसिक प्रिया की टीका। इसमें भी राणा हम्बीर सिसोदिया के बारे में जिक्र किया गया है। राणा हम्बीर सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि राणा हम्बीर सिसोदिया जो है उनको उपाधियां दी गई है। एक है वीर राजा की उपाधि और दूसरी है विषम घाटी पंचानन की। वीर राजा की उपाधि और विषम घाटी पंचानन की उपाधि, यह उपाधि महाराणा कुंभा के द्वारा दी गई। महाराणा कुंभा के द्वारा दी गई वीर राजा और विषम घाटी पंचानन की उपाधि। विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब होता है कि विषम परिस्थितियों में भी सिंह के समान डटे रहना, यानी कि जब किसी व्यक्ति पर जो परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति में भी एक सिंह के समान डटे रहना, ये कहलाता है विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन ये उपाधि दी गई थी किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। जबकि इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राणा हम्बीर सिसोदिया के बारे में कहा है कि राणा हम्बीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू सम्राट थे। राणा हम्बीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू सम्राट हुआ करते थे, ऐसा कहा है किसने, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने। राणा हम्बीर सिसोदिया का जो युद्ध है वो दिल्ली के एक सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के एक सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ राणा हम्बीर सिसोदिया का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हम्बीर सिसोदिया ने हरा दिया। तो मित्रों, ये शासक थे हमारे राणा हम्बीर सिसोदिया। तो राणा हम्बीर सिसोदिया की उपलब्धि मैंने आपको बताई कि राणा शाखा जो है, सिसोदिया शाखा है, उसके प्रारंभकर्ता कौन है, राणा हम्बीर सिसोदिया। उसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने इनको महान हिंदू सम्राट कहा है। उसके अलावा कुंभा ने अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्बीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन और वीर राजा की उपाधि दी है। उसके अलावा जगदेव की गीत गोविंद पर आधारित टीका जो है उसमें भी
राणा हमीर सिसोदिया के बारे में जिक्र किया गया। उसके बाद में राणा हमीर सिसोदिया के बाद में जो शासक बनते हैं वो है राणा क्षेत्र सिंह। राणा हमीर सिसोदिया के बाद में राणा क्षेत्र सिंह शासक बनते हैं और इनका शासन काल है 1364 से लेकर के 1382 ईस्वी। 1364 ईस्वी से लेकर के 1382 ईस्वी का टाइम है। अगर देखा जाए तो राणा हमीर सिसोदिया ने, देखो ये है आपका मेवाड़, ये क्या है मेवाड़, और ये यहाँ के शासक हुआ करते थे राणा क्षेत्र सिंह। सबसे पहले इन्होंने अजमेर को जीता और अजमेर का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और अजमेर के अंदर एक दुर्ग है जिसको कहते हैं तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग का जो 4 दीवारी है उसका निर्माण भी पृथ्वीराज सिसोदिया ने, यानी उड़ना राजकुमार जो था उसने किया था। उसके बाद में इसने भीलवाड़ा को जीता, इसने राणा क्षेत्र सिंह ने भीलवाड़ा को जीता और भीलवाड़ा को जीतने के बाद में हाड़ौती प्रदेश, जहाँ पर हाड़ा शासक जो है शासन करते थे, उन्होंने हाड़ा को हराया और हाड़ौती को अपने अधीन कर लिया, यानी हाड़ौती पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है एकलिंगनाथ प्रशस्ति में। एकलिंगनाथ प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है कि राणा क्षेत्र सिंह ने हाड़ौती के हाड़ा शासकों को पराजित किया और यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में हम बात करें, एक क्षेत्र पड़ता है मालवा, और मालवा के शासक हुआ करते थे दिलावर खां। मालवा के शासक हुआ करते थे दिलावर खां। तो राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और वहां के शासक दिलावर खां को पराजित करके मार डाला। और यहीं से इतिहास के पन्नों में मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि राणा क्षेत्र सिंह ने, ये कहाँ के रहने वाले थे, यानी कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के, और इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित किया और मार डाला। यहीं से इतिहास के पन्नों में मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। उसके बाद में राणा क्षेत्र सिंह ने एक क्षेत्र पड़ता है छप्पन का मैदान क्षेत्र जो है वो देखिए, छप्पन का मैदान एक पृथ्वी है, प्रताप छप्पन बांस लाया, कई बार पूछ लिया जाता है। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, छप्पन के मैदान को, कि छप्पन का मैदान कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो छप्पन नदी नालों का जो समूह है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। जबकि देखा जाए तो छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में पड़ती हैं। तो छप्पन का मैदान कहाँ पे है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। क्लियर? उसके बाद में ये थे हमारे शासक कौन, राणा क्षेत्र सिंह की एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम था खातिन। राणा क्षेत्र सिंह की एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम था खातिन, और खातिन के दो पुत्र हुए। एक का नाम है चाचा और दूसरे का नाम है मेरा। एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम मेरा। ये कौन थे? ये खातिन के पुत्र थे। खातिन कौन थी? राणा क्षेत्र सिंह की दासी हुआ करती थी, जो भविष्य में चाचा मेरा जो है वो मोकल नामक शासक की हत्या करेंगे। तो आगे शासक देखते हैं। अगले शासक है हमारे राणा लाखा। इनको इतिहास में राणा लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो 1382 से 1421 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। बात करें कि इनके टाइम पर एक जावर की जो खान थी वो प्राप्त हुई, यानी खोजी गई। जावर की खान खोजी गई, और जावर की जो खान थी वो सीसा और जस्ते की खान है। जावर की जो खान है वो सीसा और जस्ते की खान है। और ये आपको पता ही है कि जहां सीसा और जस्ता निकलता है वहां चांदी तो निकलनी है, तो यहाँ चांदी भी निकलती थी।
तो जावर की खान बहुत ही महत्वपूर्ण थी इनके शासनकाल में, क्योंकि जो इनके साम्राज्य में आयकर की सोर्स थी वो जावर की खान थी। क्यों? कि जावर की खान से सीसा, जस्ता और चांदी निकलती थी, जिसको बेच करके ये बहुत बड़े शान से, यानी इनके जो आर्थिक स्थिति थी, अर्थव्यवस्था थी, वो कैसी थी? मजबूत। किसके कारण? इस जावर की खान के कारण। बात करते हैं पिछोला झील का निर्माण। पिछोला झील का निर्माण ऐसा कहा जाता है कि एक बार मेवाड़ में मेवाड़ मतलब उदयपुर में एक बंजारे परिवार आया करता था। जैसे आजकल भी जाते हैं बंजारे, तो पहले क्या होता था कि बंजारे जो है वो गांव-गांव घूम करके और व्यापार किया करते थे। तो पैसे वाले तो होते ही थे, साथ में अपने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात वो भी साथ में रखते थे, और वो कहीं बैंक में पैसा ना रख करके जमीन में खोद करके गाड़ते थे, जो बंजारा परिवार था। तभी तो देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं जब घर बनाने के लिए नींव खोदी जाती है या कहीं खुदाई होती है, तो उसमें कई जगह कलश मिलते हैं या सोने की गिन्नी मिलती है या कई आभूषण मिल जाते हैं, तो वो उन्हीं के हुआ करते थे। बात करें, एक बार चिड़ीमार और बिच्छूमार नामक बंजारे उदयपुर के निकट ठहरे, और उनके पास क्या थे? बैल थे। उनके पास बैल थे और गर्मी का टाइम था, बैलों को लगी प्यास, और प्यास के कारण बैल जो है वो मारे जाते, यानी पानी के अभाव में प्यास के मारे बैल मारे गए। तो उन्होंने देखा, बिच्छूमार और चिड़ीमार जो बंजारे थे, इन्होंने अपने पैसे से एक पिछोला झील का निर्माण करवाया, और यह पिछोला झील का निर्माण पिछोली गांव में करवाया गया। इसके कारण इस झील का नाम पिछोला झील पड़ा। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा ने नहीं करवाया, जबकि चिड़ीमार और बिच्छूमार बंजारे ने करवाया था। किसकी याद में? स्मृति में, अपने बैल की स्मृति में, अपने बैल की स्मृति में करवाया था। कहते हैं एक बार क्या हुआ, राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में एक नटनी का परिवार आया, नट और नटनी का परिवार आया, और कहते हैं कि वो अपनी कला यानी कलाबाजी के लिए जानी जाती हैं। तो ऐसे ही कलाबाज का प्रदर्शन किया करते थे वो नट और नटनी। तो इस बात या इसका वृत्तांत जो है वो राणा लाखा को सुनाया गया। तो राणा लाखा की इच्छा हुई कि हम भी उनका कर्तव्य देखना चाहते हैं कि कर्तव्य कैसे करते हैं वो। अब कर्तव्य में क्या हुआ, जो पिछोला झील थी, इस पिछोला झील के पार करने के लिए एक व्यवस्था की गई, यानी शर्त रखी गई कि अगर नटनी ये पिछोला झील को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर देती है तो साम्राज्य का आधा हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। पूरी व्यवस्था की गई, पिलर बनाए गए, रस्सी बनाई गई, और उस पर नटनी चल देती है। नटनी चल देती है। इस चीज को देख करके वहां के जो सामंत थे उनके दिमाग में यह आया कि अगर नटनी ने यह झील को पार कर दिया तो महाराज का आधा साम्राज्य चला जाएगा, और हमको जो वेतन मिलता है उसकी कटौती हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उस रस्सी के एक छोर को काट दिया, जिसके कारण क्या होता है कि जो नटनी थी रस्सी पर चल रही थी, जो वो नटनी पिछोला झील में गिर जाती है और गिर करके खत्म हो जाती है। इस बात का पता राणा लाखा को चला। राणा लाखा को बहुत बुरा लगा कि उन्हीं के सामंतों ने उस नटनी की हत्या करवा दी। तो उस नटनी की याद में, स्मृति में, पिछोला झील जो है, उस झील के किनारे एक चबूतरा बनवाया गया जो नटनी के चबूतरे के नाम से जाना जाता है। नटनी के चबूतरे के नाम से जाना जाता है, और ये इतिहास में राजस्थान पुलिस या अन्य भर्तियों में यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? किस झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील के। कहा जाता है कि पिछोला झील में एक जग मंदिर और जग निवास महल भी बने हुए हैं। आगे चलते हैं मित्रों, ये तो रही पिछोला झील की कहानी। आगे चलते हैं राणा लाखा और हंसाबाई के विवाह का प्रकरण। राणा लाखा, ये शासक राणा लाखा क्षेत्र सिंह के बाद में शासक बनते हैं, मेवाड़ के शासक राणा लाखा, और एक राजकुमारी है हंसाबाई। ये हंसाबाई कौन है? ये हंसाबाई जो है, देखिए ये है मेवाड़, ये क्या है? मेवाड़, और यहाँ के शासक हैं राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। उसके बाद में यहीं पड़ता है मारवाड़,
और मारवाड़ यानी जोधपुर, और वहां के शासक है रावचूड़ा। वहां के शासक कौन है? रावचूड़ा। और रावचूड़ा की एक पहले रानी थी और उस रानी के एक पुत्र और एक पुत्री थी, यानी कि एक बड़ी रानी थी और बड़ी रानी के एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल, और एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। जबकि एक छोटी और प्रिय रानी थी, उसका नाम था किशोरी देवी। किशोरी देवी और रावचूड़ा जो है वो किशोरी देवी को ज्यादा प्रेम करते हैं। इस प्रेम के बस में आकर के किशोरी देवी के कहने पर किशोरी देवी और चूड़ा का एक पुत्र हुआ करता था जिनका नाम था कान्हा। उस कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाया गया। किसको? कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाया गया। और किशोरी देवी ने रणमल और हंसाबाई को राज्य से निष्कासित कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ये हंसाबाई जो बड़ी हो जाती है और शादी के योग्य हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है। अब रणमल जो है इसका विवाह करना चाहता है कहाँ? मेवाड़ के एक राजकुमार है जिनका नाम है चूड़ा सिसोदिया। मेवाड़ के राजकुमार है चूड़ा सिसोदिया, और ये किसके पुत्र थे? राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के। राणा लाखा के दो पुत्र थे, एक का नाम था, जिसको बड़ा पुत्र था जिसका नाम था चूड़ा सिसोदिया, राणा चूड़ा सिसोदिया, और दूसरा पुत्र था राणा राघव देव। क्या होता है, जो रणमल जो है, रणमल अपनी बहन के विवाह के प्रस्ताव को लेकर के एक नारियल लेकर जाता है, और नारियल लेकर के वो मेवाड़ में राणा लाखा के दरबार में पहुंच जाता है। राणा लाखा के दरबार में पहुंच करके वहां पर राणा लाखा को वो नारियल सुपुर्द करता है। राणा लाखा को नारियल सुपुर्द करता है, और राणा लाखा की उम्र उस टाइम पर बुढ़ापे में थी, करीब 65 वर्ष से ऊपर होगा। तो राणा लाखा जो है उसकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर होगी, यानी बुढ़ापे में है, और वो मजाक बस कह देते हैं कि आप बुढ़ापे में मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं। इस बात को सुन लेते हैं कौन? चूड़ा सिसोदिया। चूड़ा सिसोदिया इस बात को सुन लेते हैं कि पिताजी के मन में शादी करने का ख्वाब चल रहा है, पिताजी शादी करना चाहते हैं, तो मैं इस शादी को नहीं करूंगा। तो क्या करते हैं? चूड़ा सिसोदिया जो है वो चूड़ा सिसोदिया, अब आगे चलकर क्या होता है कि रणमल जो है अपनी जो बहन है हंसाबाई, इसका विवाह किसके साथ करते हैं? राणा लाखा के साथ करते हैं। राणा लाखा के साथ विवाह हो जाता है, और एक शर्त के मुताबिक ये विवाह होता है। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। और देखा जाए तो यहाँ बड़ा पुत्र कौन है? बड़ा पुत्र कौन है? चूड़ा सिसोदिया, और छोटा पुत्र था राघव देव। जबकि हंसाबाई और राणा लाखा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है मोकल। तो मोकल होता है हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र। शर्त यह थी कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। अब मेवाड़ का शासक बनेगा तो इस बात से, यानी हंसाबाई के कहने पर चूड़ा ने सोचा कि अगर मैं शादी करता हूं तो मेरी पत्नी आएगी और वो कहेगी कि मेरे बच्चे को भी शासक बनाओ, या मेरे पति चूड़ा सिसोदिया को शासक बनाओ। तो इसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं शादी नहीं करता हूं तो ये समस्या आएगी ही नहीं। तो ये वो शासक थे जिन्होंने आजीवन शादी नहीं की और मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से जाने गए, यानी कि मेवाड़ के भीष्म पितामह जाने गए। कौन? चूड़ा सिसोदिया आगे चल करके अपने हंसाबाई जो है उसके षड्यंत्र से बाहर चले जाते हैं, और शासक जो है वो मोकल बना दिए जाते हैं। आगे अगला शासक है राणा मोकल। देखिए राणा मोकल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शासनकाल है 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी। देखा जाए तो राणा मोकल जो है वो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र है, और राणा लाखा से हंसाबाई का जब विवाह हुआ था तो यह शर्त हुई थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। तो
उसका पुत्र था कौन? मोकल, और मोकल को शासक बनाया गया राणा नागा के द्वारा। बात करते हैं इसकी माता का नाम हंसाबाई, पिता का नाम राणा नागा या लक्ष्य सिंह। तो राणा नागा या लक्ष्य सिंह इनके पिता हैं। अगर रानी की बात करें तो इनका विवाह सौभाग्य देवी के साथ हुआ था। सौभाग्य देवी आगू के परमार नरेश की पुत्री थी। आगू के परमार नरेश की पुत्री थी सौभाग्य देवी, और सौभाग्य देवी के साथ हुआ राणा मोकल का विवाह। बात करते हैं राणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। राणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर को भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है, और पुनः इसका निर्माण भी मोकल के नाम से करवाया गया। इसके कारण इसका नाम मोकल मंदिर रखा गया। अगर देखा जाए तो मोकल ने इसका बाद में नाम बदल करके समीपेश्वर मंदिर रख दिया। किस मंदिर का नाम? इस त्रिभुवन नारायण मंदिर भगवान नारायण विष्णु का मंदिर है ये, और इसको भोज मंदिर कहते हैं। पुनः निर्माण किसने करवाया? मोकल ने, इसलिए इसका नाम मोकल मंदिर हो गया, और बाद में इसका नाम रख दिया गया समीपेश्वर मंदिर। दरबारी विद्वान की हम बात करें कि राणा मोकल के दरबार में विद्वान कौन कौन थे? तो दो विद्वान हुआ करते थे। पहले थे योगेश्वर भट्ट, और दूसरे विद्वान थे विष्णु भट्ट। यानी मोकल के दरबार में दरबारी जो विद्वान हुआ करते थे वो दो थे। पहले थे योगेश्वर भट्ट और दूसरे थे विष्णु भट्ट। बात करते हैं प्रमुख शिल्पी की, तो इनके दरबार में जो प्रमुख शिल्पी हुआ करते थे वो फना पना मना ये व्यक्ति जो है वो प्रमुख शिल्पी हुआ करते थे, जो इनके दरबार में शिल्प का काम किया करते थे। जो बिल्डिंग बनती थी तो उनको शिल्प रूप देना इनका काम था। बात करते हैं एक अभियान हुआ जिसको कहते हैं जीलवाड़ा अभियान, और देखा जाए जीलवाड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। जीलवाड़ा अभियान कहाँ पे किया गया? गुजरात में। यानी जीलवाड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। और ये अभियान कब हुआ? 1433 ईस्वी को। 1433 ईस्वी को ये अभियान हुआ। इसमें क्या होता है? जीलवाड़ा अभियान में मोकल जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? चाचा और मेरा के द्वारा। चाचा मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राणा क्षेत्र सिंह थे। क्षेत्र सिंह की एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम था खातिन, और खातिन के दो पुत्र हुआ करते थे, चाचा और मेरा। इस चाचा और मेरा ने मेहपा पवार के कहने पर राणा मोकल की हत्या कर दी। कब? 1433 में जीलवाड़ा अभियान के समय। जीलवाड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। बात करते हैं इस जीलवाड़ा अभियान में उनका पुत्र यानी मोकल का पुत्र जो कुंभा जो है वो उपस्थित था, लेकिन कुंभा अपनी जान बचा करके भाग करके कहाँ जाता है? मेवाड़ आ जाता है। अपनी जान बचा करके मेवाड़ आ जाता है, और मेवाड़ में उस टाइम पर जो राजमाता हुआ करती थी वो राजमाता है हंसाबाई राजमाता है। इधर मोकल की हत्या हो गई। राणा नागा मारे गए, क्योंकि राणा नागा का विवाह बुढ़ापे में हुआ था। तो कुछ यानी राणा मोकल को छोटा सा छोड़ के ही राणा नागा मारे गए थे। राणा मोकल की हत्या कर दी जाती है मेहपा पवार के कहने पर चाचा मीरा के द्वारा, और उनका पुत्र था जिसका नाम था कुंभा, और कुंभा जो है वो अपनी जान बचा करके कहाँ जाता है? मेवाड़। और मेवाड़ में राजमाता थी जिसका नाम था हंसाबाई, और हंसाबाई का भाई था, क्या नाम था? रणबल को कुंभा का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? हंसाबाई के द्वारा। आगे शासक है हमारे महाराणा कुंभा। शासनकाल देखा जाए तो 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी इसका शासनकाल। बात करें कि प्रमुख उपाधियां कि महाराणा कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां हैं वो कहाँ मिलती हैं?
तो देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति में माणकुंभा की उपाधियां मिलती है। माणकुंभा की उपाधियां इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि जितनी उपाधियां माणकुंभा ने ग्रहण की थी वो अन्य किसी इतिहास में अन्य किसी शासक ने नहीं ली थी। देखा जाए तो कुंभा ने कुल 108 उपाधियां ग्रहण की थी, 108 उपाधियां। लेकिन हम आपको 108 उपाधियां गिनाने वाले नहीं है। क्यों? अगर 108 उपाधियां अगर हम गिनाने लग जाएं तो पूरे 2-4 दिन तो उनकी उपाधियां पढ़ने में लग जाएंगे। और ना इतिहास में यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इनकी उपाधियां 108 उपाधियां जो है वो प्रश्न किसी प्रश्न में या पेपर में नहीं पूछी जाएगी। तो देखिए इनकी प्रमुख उपाधियां हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो इनकी पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते थे? क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे। कुंभा जो है वो संगीत प्रेमी थे, इस कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। तो इनकी पहली उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान जो उपाधि है इनको क्यों कहा जाता है हिंदू सुल्तान? क्योंकि ये महान हिंदू सम्राट हुआ करते थे, महान हिंदू सम्राट थे, इस कारण इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। हालगुरु की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये पहाड़ी दुर्गों के शासक थे, पहाड़ी दुर्गों के शासक थे। बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग बड़ी ऊंचाई पे है। कुंभलगढ़ दुर्ग से कई प्रश्न पूछे भी जाते हैं। उनकी दीवार जो 4 दीवारी है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में। इसलिए माणकुंभा इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध शासक है। और कुंभा के प्रश्न अगर आपको कहीं मिल रहे हैं तो इतिहास की दृष्टि से या पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इतिहास में कुंभा के कहीं भी अगर प्रश्न मिलते हैं, अगर दुर्गों की बात आ जाए या अन्य कोई इतिहास में कोई बिंदु मिलता है माणकुंभा का, तो आप छोड़िए मत। आगे देखिए राणा रासो की जो उपाधि है वो क्यों दी गई? क्योंकि साहित्यकारों का आश्रय दाता था। कौन? माणकुंभा साहित्यकारों का आश्रय दाता था, इसलिए इनको राणा रासो कहा जाता है। उसके बाद में अन्य उपाधियां भी है। हालगुरु है, छापगुरु है। छापगुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी युद्ध पद्धति जो थी वो छापामार पद्धति। छापामार पद्धति कहते हैं कि जैसे किसी सेना से इनकी लड़ाई होती थी तो इनकी जो सेना थी वो पहाड़ियों में दुबक करके अटैक करती थी, यानी छापा मारते ना, अचानक छापा मारते, इस प्रकार से लड़ते थे, इसलिए इनको छाप गुरु कहते हैं। उसके बाद महाराजा धीराज, यानी ये अपने समय के जो सामान्य शासक हुआ करते थे उनमें सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए महाराजा धीराज की उपाधि इन्हें मिली। उसके बाद में जैसे कि इतिहास में टोडरमल यानी द्वितीय टोडरमल, और टोडरमल से मतलब टोडरमल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक हुआ करते, जिन्होंने भू राजस्व की प्लानिंग की थी, भू राजस्व नीति बनाई, तो इन्हें टोडरमल भी कहा जाता है। तो मित्रों ये उपाधियां हैं। अगर देखा जाए तो कुल 108 उपाधियां माणकुंभा ने धारण की। कुंभा बहुत बड़ा शासक है, इसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं, तो हम आराम से बड़ी तसल्ली से इस कुंभा को कराएंगे। तो हमारे आने वाली वीडियो में कुंभा हम विस्तृत रूप से आपको कराएंगे। मित्रों आप हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड करके ज्वाइन करें। धन्यवाद।